आइए, नमस्कार मित्रों। मैं के तिवारी आप सबका चंद्रा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप लोग पढ़ें, यही हमारी आशाएं हैं। आप लोग आगे बढ़ें, ये हमारी दुआएं हैं। बस आप लोग साथ में लगे रहिए। मैं आपको, चूँकि काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, समय न मिल पाने की वजह से, लेकिन फिर भी जो नए बैचेज आने वाले हैं, जो नई परीक्षाएं आने वाली हैं, जिसमें आपका लेखपाल और कौन सी है यूपीपी, इन सब को लेकर के, या जो भी वनडे की जो भी क्लासेस हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के जो आपके सिलेबस हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय संविधान का, मतलब पॉलिटी का, इस टॉपिक को हम आपसे डिस्कस करेंगे और एक मज़ेदार तरीके से इस बैच को चलाया जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग इसको पढ़िए, आनंद लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना सवाल पूछ सकिए उतना सवाल पूछिए, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपके सारे कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाएं। तो आज मैं आपको के तिवारी, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये आपको पढ़ना है, जो इंडियन पॉलिटी के आपके सिलेबस में है। कितना सिलेबस है वो आप सब लोग, आपके सबके पास सिलेबस, उसको देख लीजिए। हम सिलेबस के अनुसार भी चलेंगे और जो आपका अलग अलग सवाल होगा उसके अनुसार भी हम आपको एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उन सब सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, एक एक कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो आइए मित्रों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये आपका टॉपिक है। चूँकि उसमें लिखा है सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था, लेकिन सिर्फ राज्य व्यवस्था अकेले से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको भारतीय संविधान भी पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान ये रखना है कि राज्य व्यवस्था और संविधान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ कि खास करके कुछ जगहों पर या कुछ विद्यार्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन ये है, उनको ये लगता है कि शायद राज्य व्यवस्था ही संविधान है। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान अलग चीज़ है, राज्य व्यवस्था अलग चीज़ है। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों में कंपैरेटिव चीज़ें चलती हैं, दोनों में एक कोरिलेशन है, दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कहाँ किसका क्या यूज होना है, ये चीज़ हमको बतानी है, ये चीज़ आपको समझनी है। आज के लेक्चर में आप 5 मिनट पहले इसको समझिए कि ये क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है। उसके बाद फिर हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। खासकर आज मेरा लेक्चर पूर्णतया केंद्रित होगा आपके संविधान की प्रस्तावना पर, जहां से संविधान शुरू होता है। उसके कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आप शायद हो सकता है ना समझ पाए हो आज तक, या हो सकता है पढ़े हों लेकिन फिर भी वो चीज़ें छूट गई हों। उन सब चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग साथ में रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ठीक है, आइए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। सामान्य तरीके से हर बच्चा जो है, जो अभी तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पूछते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, तो आप ये ध्यान लीजिए, जान लीजिए कि संविधान जो है, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी हमारे यहाँ, देश आज़ाद हुआ 1947 में। 47 के आज़ाद होने के बाद जब हमारे कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन, ये सब जो मिशन आए, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, 1947 का अधिनियम आता है। उस अधिनियम के तहत दोनों जो डोमिनियन है, भारत और पाकिस्तान, दोनों डोमिनियन अलग हो गए। जब भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, एक बंटवारा हुआ, उसके बाद संविधान की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए उसके संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो सामान्य तरीके से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संविधान है क्या। बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। क्लासेस में मैं देखता हूँ कि संविधान में बच्चे यही कन्फ्यूज होता जाते हैं, संविधान क्या है। तो ये देखना है संविधान क्या है। संविधान को परिभाषित किया गया है बहुत सारी किताबों में, लेकिन आपको समझना होगा। सामान्यतः जो बच्चे जानते हैं या कुछ और लोग जानते हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ये कहते हैं कि सर सबके लिए एक कानून ही, सबके लिए एक विधान ही, सबके लिए एक समान कानून ही, मतलब सबके लिए एक विधान, या कुछ लोग कहते हैं सबके लिए एक समान विधान। समान विधान का मतलब समान कानून ही संविधान होता है। संविधान का मतलब सबके लिए एक ही विधान या सबके लिए एक ही, संविधान को कहते हैं कि सबके लिए एक विधान ही संविधान कहा जाता है। खासकर वास्तविकता तो यही है, मैं भी इससे इतर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस परिभाषा से
पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसमें से अगर आप देखेंगे कि सबके लिए एक विधान की जहाँ बात हो रही है, वहाँ संविधान कई जगहों पर इसका अपवाद प्रस्तुत करता है। आप देखते हैं सबके लिए अगर एक ही कानून की बात होती तो रिजर्वेशन कहाँ से आता, सबके लिए अगर एक ही कानून की बात होती तो कई सारे जो बड़े हमारे पद हैं जिनको प्रिविलेजेस दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है, वो कहाँ से आता। महिलाओं के लिए अलग से संविधान है, बच्चों के लिए अलग से कानून है, महिलाओं के लिए अलग से कानून है, SC ST का कानून अलग से आ रहा है, OBC को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान दिया गया है। तो फिर संविधान की परिभाषा में ये क्यों कहना कि सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक विधान ही संविधान है। मैं तो इस परिभाषा से भाई कतई संतुष्ट नहीं हूँ। अगर ये शब्द हटा दिया जाए और ये शब्द हटा दिया जाए तब तो कुछ ना कुछ संतुष्टता निकलती है कि सबके लिए कानून। हाँ, लेकिन इससे भी हमारी पूर्णतया नहीं निकलेगी। सामान्य तरीके से अगर देखा जाए तो सबके लिए कानून है, और लेकिन अगर शाब्दिक परिभाषा देखी जाए तो सबके लिए एक विधान ही संविधान कहलाता है। खैर, इसके बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन आपको देखना क्या है, अब क्या देखना है, सबके लिए आज कानून की बात हो रही है, लेकिन संविधान की परिभाषा देखते समय हमें यह देखना है कि संविधान कहा किसको जाता है। तो संविधान किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, ध्यान रखिएगा, किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित नियमों का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों का एक सुव्यवस्थित समूह जो है, एक कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक रूल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ एनी स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक व्यवस्थित नियमों का जो समूह है एक जगह रखा हुआ, वो रिटन भी हो सकता है, नॉन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, वो किसी देश का संविधान हो। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि वह संविधान जो होता है किसी देश का, उस देश को, उस राज्य को चलाने का एक, उनके नियमों को एक नियम बनाता है और उसी नियमों के आधार पर उन राज्यों को चलाया जाता है। उसी नियमों का एक व्यवस्थित संग्रह ही संविधान कहलाता है। ठीक है, ये इसकी सामान्य परिभाषा है। ए कलेक्शन ऑफ, सिस्टमैटिकली कलेक्शन ऑफ ए रूल्स व्हाट इज फॉर द पर्पसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ एनी स्टेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक भैया, तो ये है संविधान। संविधान की जो परिभाषा आप देख रहे हैं कि एक व्यवस्थित नियमों का एक व्यवस्थित समूह ही संविधान कहलाता है। लेकिन भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान का मतलब भारत, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संविधान में भारत को देश नहीं कहा गया है, भारत एक राज्य है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का समूह है। तो कई राज्यों से मिलकर के एक देश बन रहा है जिसको भारतीय गणराज्य कहा जाता है। इसका मतलब भारत भी एक राज्य की श्रेणी में आता है। अब देखो समझना क्या है, भारतीय संविधान का मतलब क्या है। अरे भाई, भारत जैसे राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्थित नियम है वो भारतीय संविधान है। वो नियम कहाँ बताए गए हैं? वो नियम हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक ये नियम बताए गए हैं। शुरुआती संविधान में जो बातें, ध्यान रखिएगा, जो भी अभ्यर्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, वो ध्यान रखें। कभी कभी आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान में 444, 445, ये भी अनुच्छेद कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये भी गलत नहीं है, 444, 45 भी। लेकिन अगर ये दोनों विकल्प आपके एक ही एग्जाम में दोनों विकल्प आ जाएं तो ध्यान रखिएगा 395 वाला सही है, 444 सही नहीं है। लेकिन अगर 395 आपके विकल्प में नहीं है मित्रों, तो फिर आप 444, 445 जो भी हो आप उसको सही मान लीजिए, क्योंकि मूल संविधान जो था उसमें 395 ही अनुच्छेद थे। तो सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। जब भी मैं अपने लेक्चर में आपसे कहूँ कि ये सवाल आपके इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा, उसको नोट कर लिया करिए। आप लोग ऐसे मत बैठा करिए, कॉपी पेन कलम सारी आपके पास होनी आवश्यक है, एक एक लोगों के पास। तो सामान्य तरीके से
भारतीय संविधान के अंतर्गत 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। 395 तक में जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं ये ऐसे रूल्स हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं, रूल्स कह सकते हैं। ये एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है और ये कलेक्शन ऑफ रूल्स किसके लिए हैं, कंडक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, या कंडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया स्टेट, ये आप कह सकते हैं भारतीय गणराज्य को, इंडियन रिपब्लिक को चलाने के लिए जो व्यवस्थित रूल्स हैं वो कहाँ दिए गए हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 में ये बात बताई गई। तो मित्रों यहाँ तो सिर्फ सिद्धांत की बात बता दी गई। अब आपको अलग क्या करना है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, हमें यह देखना है। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? आपने देखा कि अनुच्छेद 3 से लेकर के अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक में एक सिद्धांतता, एक नियमों का व्यवस्थित समूह दे दिया गया, लेकिन ये किसके लिए दिया गया? हमने आपको बताया भारत एक क्या है, राज्य है। इसका मतलब भारतीय राज्य को चलाने के लिए इन नियमों का समूह जो है यही भारतीय संविधान है। तो भारतीय राज्य को चलाने के लिए जो ये नियम है, इन्हीं नियमों का इम्प्लीमेंटेशन, इन्हीं नियमों का क्रियान्वयन, इन्हीं नियमों को प्रयोग में कैसे लाया जाएगा ताकि राज्यों को चलाया जा सके। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये नियम बताया है 1 से लेकर के 395 अनुच्छेदों में, इन्हीं नियमों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा किसी राज्य को चलाने के लिए या किसी स्टेट को चलाने के लिए। जो यहाँ पर नियम बताए गए हैं 395, इन्हीं नियमों का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ये कौन बताएगा? राज्य व्यवस्था बताएगी। यही अंतर है। यहाँ तो सिद्धांत दिया गया है, लेकिन यहाँ उन सिद्धांतों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये बात राज्य व्यवस्था आपको बताती है। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। सबको कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिएगा कि भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि जो 1 से लेकर के 395 तक में जो भी संविधान के प्रावधान बताए गए हैं, उन प्रावधानों का राज्य को चलाने में किस तरीके से प्रयोग किया जाए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी स्टेट, फॉर द कंडक्शन ऑफ एनी स्टेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ प्रयोग किए जाएंगे? हमारी राज्य की व्यवस्था में, ताकि जो राज्य हैं उनकी व्यवस्था सिस्टमेटिकली, उनकी व्यवस्था बनी रहे। जो आज मोदी जी कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात आती है, कम से कम लोग अच्छा से अच्छा काम करें, ये इसी राज्य की व्यवस्था के लिए ही तो बात हो रही है कि राज्य की व्यवस्था को कितना अधिक से अधिक अच्छा बनाया जाए। वो कैसे बनाया जाएगा? जब राज्य संविधान के अनुसार चलेगा। ये संविधान को चलाने की जो बात बताई गई है, कैसे इन नियमों का प्रयोग किया जाए ताकि राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, यही बात राज्य व्यवस्था में बताई गई है। बस मित्रों इतना ही समझो, यही हुई संविधान और राज्य व्यवस्था। समझ गए होंगे आप सब। कोई सवाल हो तुरंत पूछिएगा। दूसरा टॉपिक जो संविधान से शुरुआत करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा। संविधान की शुरुआत होती है संविधान की प्रस्तावना से। प्रस्तावना से इसको कहीं कहीं उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका, इंग्लिश वाले ध्यान रखें, इसको प्रियम्बल कहा जाता है। प्रियम्बल में है क्या? शुरुआत होती है प्रस्तावना या उद्देशिका से। लिखा क्या गया है आप देखिए, शब्द आता है हम भारत के लोग, इसी शब्द से हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारे प्रस्तावना की शुरुआत मित्रों होती है। ये है क्या? हमें इस चीज को ध्यान देना है। क्या है ये? पूछा जाता है।
पूछा जाएगा सबसे पहला सवाल, वनडे वालों ध्यान रखो, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया पूछा जाएगा। प्रस्तावना लिया गया आपका यूएसए से। लेकिन दूसरा सवाल पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो आपके पास उत्तर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यहाँ से। फिर वो क्या कहता है, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, संविधान कौन बनाने जा रहा है, ये कहता है हम भारत के लोग भारत को एक कैसा भारत बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसी को आप संप्रभुता भी कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कैसा वादी, समाजवादी। फिर कहता है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। उसके बाद कहेगा लोकतांत्रिक, और फिर कहता है गणराज्य। ये जो शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों से आपसे सवाल बनेगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे और भारत को गणराज्य बनाएंगे। आप समझो क्या है। हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग का मतलब भारत के नागरिकों द्वारा संविधान बनाया गया। कैसा संविधान बनेगा, जब भी भारत का संविधान बनाया जाएगा, भारत को सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया जाएगा। एक एक शब्दों का मतलब समझो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इज कॉल्ड द सॉवरेन नेशन, सॉवरेंटी इसको कहा जाता है। सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता। कोई राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होगा मित्रों कि कोई राज्य, जो राज्य इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से कैसा हो, मजबूत हो। कोई राज्य जो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से मजबूत होता है, उसको प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे एक शब्द लिखा गया है संप्रभु, ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब संप्रभु होता है। कोई राज्य संप्रभु राज्य तभी कहा जाता है जब वह अपने आंतरिक मामलों में, अपने आंतरिक फैसले को लेने में पूर्णतया स्वतंत्र होता है। जैसे आप देखते हैं भारत राज्य कैसा राज्य है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। आपको याद होगा क्या 1947 के बाद या संविधान बनने के बाद भारत सरकार ने कोई ऐसा फैसला किसी दबाव में, किसी विदेशी राज्य के दबाव में लिया हो? तो कभी नहीं लिया। अभी 370 का मसला आता है, क्या 370 के मामले को हल करने के लिए भारत ने किसी दूसरे देश की मदद ली? कतई नहीं मदद ली। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भारत, या अगर मान लीजिए कभी कभी चाइना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में चिल्लाता था, पाकिस्तान वहाँ चिल्लाता, संयुक्त राष्ट्र संघ जब भी कुछ बोलता था, चाइना कुछ भी बोलता था, चीन, तो भारत हमेशा यही कहता था कि भारत का आंतरिक मामला है, इसमें हम किसी दूसरे देश की हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब आप जब किसी दूसरे देश का, बाह्य देश का कोई इंटरफेयर, आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, या किसी देश का आपके देश पर कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं होता है, या आप ये समझ लीजिए जब आप आंतरिक और बाह्य दृष्टि से दोनों रूप से कि बिना किसी दबाव या बिना किसी भय से मुक्त रहते हैं, तभी आपको संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। ये समाजवादी मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा, मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह वाली नहीं है। ये 1976 में, ध्यान रखिएगा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी शब्द, इसको ध्यान रखिएगा एक एक लोग, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द और जोड़ा गया है अखंडता, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये तीन शब्द, कौन कौन सा? एक ये शब्द, दूसरा ये शब्द, तीसरा ये शब्द, तीनों शब्द
हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, ध्यान रखिएगा मित्रों, इंदिरा गांधी की सरकार रहती है। ये 3 शब्द संविधान में जोड़े जाते हैं। इन तीनों शब्दों का एक एक मतलब समझिए। समाजवादी हमने आपसे फिर कहा, मुलायम सिंह वाली नहीं है, अखिलेश यादव वाली नहीं है, ये समाजवादी शब्द है, इसको सोशलिज्म कहा जाता है। सोशलिज्म का मतलब आप लोग समझिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको समझिए। यहाँ भाई हम लिख दें हम कट गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। समाजवादी का मतलब, समाजवादी शब्द जो है जो 1976 में जोड़ा गया, इसका सीधा सीधा मतलब तब भी था और इसका सीधा सीधा मतलब आज भी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। राज्य का जो भी उत्पादन है या राज्य की जो भी प्लानिंग है या राज्य की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर या राज्य के उत्पादन पर राज्य के नागरिकों का जब समान अधिकार होता है, उसे ही समाजवादी प्रजातंत्र की बात कहा जाता है, उसको ही समाजवादी कहा जाता है। समाजवादी का मतलब समाज के हर नागरिकों का समाज के उत्पादन पर संपूर्ण रूप से हो, या एक चीज ध्यान रखिएगा, एक समान रूप से जब अधिकार हो जाता है तभी उसको समाजवाद की श्रेणी कही जाती है। मैंने आपको पहले ही कह दिया, समाजवादी अखिलेश सिंह वाली, अखिलेश यादव वाली नहीं है ये। शुरुआत में राम मनोहर लोहिया जब आए तो यही समाजवाद लेकर के आए, लेकिन अब वर्तमान में कुछ चीजें अंतर हुई हैं थोड़ी बहुत। लेकिन समाजवादी हम कतई राजनीतिक मसले पर नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो है जब कभी आप डिस्कस करेंगे तब राजनीति के मसले पर पड़ेगा। तो समाजवादी का मतलब, अब आप देखिए पूंजीवाद का मतलब क्या होता है और समाजवाद का मतलब क्या होता है। पूंजीवाद का मतलब राज्य की समस्त संपत्ति कुछ चंद हाथों में हो जाए, राज्य का जो भी उत्पादन हो वो कुछ चंद लोगों के हाथों में हो जाए, उसको पूंजीवाद कहा जाता है। मतलब जब हम, जैसे वर्तमान समय में आरोप लग रहा है वर्तमान सरकार पर इस बात का कि ये सरकार जो है पूंजीवादियों की सरकार है, इस बात का आरोप लगा रहा है, सामान्य रूप से लग रहा है। इसको कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है। ठीक है, सरकार इस बात का तर्क दे रही है कि चूंकि विकास के लिए हम ये कह रहे हैं, लेकिन जो समाजवाद के लोग हैं या जो लोकतंत्र के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये सरकारें, जो सरकार की संपत्ति है, इसको प्राइवेट के हाथों में कर दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्तियां हो जाएंगी। यही था पूंजीवाद, यही पूंजीवाद था। और सामान्य तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो राजतंत्र, प्रजा राजतंत्र आया, उसके बाद कुलीन तंत्र आया, तो कुलीन तंत्र भी यही था। जब कुछ लोगों का शासन था, तो आज जब राज्य की सारी संपत्तियां कुछ खास लोगों के हाथों में हो जाएंगी, मेरा इशारा कहाँ है आप सब लोग समझते हैं, क्या है क्या नहीं आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। राज्य की सब सारी संपत्तियां कुछ चंद लोगों के हाथ में हो जाएंगी, उसको पूंजीवाद कहा जाएगा। लेकिन इसी के विपरीत में जो राज्य की संपत्ति है, जब हर नागरिकों का समान अधिकार होगा राज्य की संपत्ति पर, तब उसे क्या कहा जाता है, समाजवाद। यही समाजवाद संकल्पना 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवाद की संकल्पना लाई गई, जो कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, और अगर कोई सवाल हो तो आप सब लोग पूछिएगा। दूसरे शब्द पर हम डिस्कस करते हैं पंथ निरपेक्ष। बड़ा विवादित है, चुनाव आते ही ये शब्द जो है बड़ा विवादित हो जाता है। जैसे ही चुनाव आता है ये शब्द विवाद में आ जाता है। आप सेकुलर हैं, ठीक है भाई, सेकुलर रहना कोई बुरी बात थोड़ो है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत सेकुलर होगा। अब आप इसका मतलब समझिए, सेकुलर का क्या मतलब है। सेकुलर का मतलब कि किसी विशेष धर्म का ठेका हमने नहीं लिया है। हमने हर धर्मों का ठेका लिया है या नहीं लिया, लेकिन हमने किसी स्पेशल धर्म का ठेका नहीं लिया है।
आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल ये है कि अगर देखा जाए तो आपसे सवाल पूछे तो पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है, तो आप कहेंगे इस्लाम का, इस्लामिक कंट्री है। जब आपसे कहें नेपाल कैसा है तो आप कहेंगे हिंदू लोकतांत्रिक है। हम आपसे कहें यूएसए कैसा है तो आप कहेंगे क्रिश्चियन है। हम आपसे कहें ब्रिटेन कैसा है तो आप कहेंगे क्रिश्चियन है। लेकिन जब हम आपसे भारत की बात कहें तो आपका मुंह बंद हो जाता है। क्यों? चूंकि भारत किसी विशेष धर्म का ठेका नहीं लिया है। यही तो कह रहा है पंथ निरपेक्ष। क्या ऐसा कोई टैग भारत के साथ पाए? नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? भारत को कैसा कहा जाएगा? पंथ निरपेक्ष कहा जाएगा। सेकुलर कंट्री है, किसी विशेष धर्म की ठेकेदारी नहीं करती है। समाज के कुछ धर्म के ठेकेदारों, समझो, हर लोग अपने अपने धर्म की ठेकेदारी करो, देश से किसी धर्म की ठेकेदारी ना कराओ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पंथ निरपेक्ष। ठीक है। अच्छा, अब आप कैसा करते हैं? आप सब अपने अपने विचारधारा के वो हैं। अगर ये कराना है आपको कि देश भी किसी धर्म की ठेकेदारी करे, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होगा। तभी ये एक चारा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं किसी का न समर्थन कर रहा हूँ न किसी का विरोध कर रहा हूँ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पंथ निरपेक्षता है क्या। भारत पंथ निरपेक्ष देश है। क्यों देश है? क्योंकि यह किसी विशेष धर्म का ठेका नहीं लिया। जब राज्य का अपना स्वयं से कोई धर्म नहीं होता, जैसे आपने देखा पाकिस्तान का धर्म इस्लामिक है, नेपाल का धर्म हिंदू लोकतांत्रिक था, यूएसए का धर्म जो है क्रिश्चियन है कंट्री, लेकिन भारत का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं। हाँ, भारत के नागरिकों का अपना सबका धर्म होगा, लेकिन भारत अपने धर्म, अपने नाम पर कोई धर्म का ठेका नहीं लिया, किसी धर्म का टैग वो नहीं लगाएगा। तो भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। ध्यान रखिएगा। एक केस आता है अरुणा राय का सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब चूंकि यहाँ पर डिस्कस करना बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अरुणा राय के केस में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में अंतर किया है। वो अंतर ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य हर धर्मों को निग्लेक्ट करेगा, हर धर्मों को दरकिनार करेगा, तो राज्य में उदारता नहीं आ पाएगी। हर धर्मों का थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दे। अगर वो माघ मेले पे सब्सिडी दे रही है तो हज पर भी सब्सिडी दे, या अगर वो रामचरितमानस पढ़ा रही है तो कुरान की भी शिक्षा दिलवा दे। मतलब उसने ये नहीं कहा आप किस धर्म को प्रोत्साहित करिए, उसने ये कहा ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी ने कि अब राज्य का ये धर्म होना चाहिए कि वो हर धर्मों को बढ़ावा दे, किसी एक की बात फिर भी नहीं कहा। तो यही है भैया लोग पंथ निरपेक्ष। अब इसी से आप किसी को चाहे सेकुलर कह के गाली दे दीजिए, चाहे आपके संविधान में है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, ये हुई बात पंथ निरपेक्ष की। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा चलो, तीसरा शब्द आता है मित्रों लोकतांत्रिक। आप इसको समझो एक एक लोग। लोकतंत्र क्या है? आपने पढ़ा होगा इतिहास में राजतंत्र, आपने पढ़ा होगा कुलीन तंत्र, आपने पढ़ा होगा फिर प्रजातंत्र। प्रजातंत्र इसी को आप कहते हैं लोकतंत्र। क्या है ये? राजतंत्र में आपने देखा कि एक राजा का शासन होता है, कोई एक व्यक्ति होता है जो पूरे राज्य पर अपना शासन करता है। कुलीन तंत्र में हमने आपको समाजवाद पढ़ाते समय ही बताया कि कुलीन तंत्र में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता, बल्कि कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं, कुछ लोगों का शासन होता है। जैसे आपने देखा इस राज्य के राजा हैं, ये इस राज्य के राजा हैं, इनकी ये विरासत है, इनकी ये विरासत है, ये जमींदार हैं, ये हवलदार हैं, ये फलानेदार हैं, कौन कौन दार हैं। तो कुल मिलाकर कुलीन तंत्र जो है, कुलीन तंत्र में कुछ लोगों का शासन होता है जो जनता पर अपना अपना अधिकार जमाते हैं। यहाँ पर क्या था? एक लोगों का, यहाँ कुछ लोगों का। लेकिन भैया ये लोग, जब ये प्रजातंत्र आया, सबसे लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है
हमारे देश के शासन चलाने में प्रजातंत्र, जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा आती है जो सामान्यतः सबको पता है, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये सब चलता है कि राजा के प्रजा के लिए प्रजा द्वारा प्रजा का शासन, मतलब जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लोकतंत्र का मतलब है लोक, लोक का मतलब जनता। जब जनता का शासन हो, चुनाव आ गया है, सारे बड़े नेता अब जनता के चरणों में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? इस वजह से कि उनको पता है कि शासन किसका है, जनता का है। लात मार के भगा देगी, आप बाहर हो गए, चाहे जो भी सरकार हो। अगर जनता चाहेगी तो ठोकर मार के भगा देगी। 5 साल तो नहीं समझ में आता, जब चुनाव आता है तब समझ में आता है जनता को कि हाँ सही सरकार तो हम है। आज चाहे हम गाली दें, चाहे नेताजी को डांट दें, नेताजी हाथ जोड़ेंगे। काहे लिए जोड़ेंगे? क्योंकि उनको पता है कि भैया वोट इन्हीं से मिलना है, यही चाहेंगे तो हम बैठेंगे सत्ता पर, यही चाहेंगे तो हम हट जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि 5 साल तो नहीं समझ में आता, लास्ट वाले 5 साल पे समझ में आता है कि हाँ वास्तव में जनता का शासन है। तो लोकतंत्र का मतलब, तंत्र का मतलब राज्य करना, लोक का मतलब जनता। जब जनता का शासन होता है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्र हो गया। अगला शब्द क्या आया मित्रों? गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? यही आप राजतंत्र में देखते थे कि लड़का चाहे जितना नालायक हो, लेकिन बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। आज भी कुछ ऐसी स्थितियां दिखती हैं कभी कभी, लेकिन जनता नहीं बनने दे रही किसी को, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, वर्तमान में भी कुछ स्थितियां हैं, बहुत सारे परिवार चाहते हैं। राजतंत्र में एक पीढ़ी दर पीढ़ी राज होता था, लेकिन गणराज्य इसका उल्टा है भैया। गणराज्य कहता है कि राज्य का शासन आपकी बपौती नहीं है, ये आप पीढ़ी दर पीढ़ी इसको नहीं चला पाएंगे, ये आपकी बपौती कतई नहीं है। इसमें जनता जिसको लायक समझेगी, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति ही राज्य का प्रमुख होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति ही राज्य का हेड होगा। ए पर्सन हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, वो चाहे सोने का चम्मच लिया हुआ पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो, अगर उसको जनता लायक समझती है तो उसको कुर्सी पे बैठाएगी, या कोई रेड़ी पटरी से उठा हुआ व्यक्ति हो, अगर उसको जनता चाहेगी तो उसको लायक बना देगी। यही है गणराज्य। यहाँ कोई भी राज्य का जो पद है, राज्य का हेड जो है, राज्य का जो मुखिया है, वो पद जो है किसी की बपौती नहीं है। यही गणराज्य है, इसी को गणराज्य कहा जाता है, इसी को रिपब्लिक कहा जाता है। तो हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जनता ही किसी व्यक्ति को चुनेगी, जनता अगर जिसको चुनेगी वही राज्य की हेड पर बैठेगा, उस पर ही ताज सजेगा। और दूसरा लास्ट शब्द आता है अखंडता। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अखंडता और संप्रभुता में थोड़ा सा अंतर है। संप्रभुता जहां आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करती है, अखंडता वहां पर थोड़ा सा देश के आंतरिक मसलों पर चर्चा करती है। जहां तक मेरा खुद का विचार है कि अखंडता जो है वो हमको किसी भी विद्रोह से, बाहरी आक्रमण से या बाहरी नीतियों से सुरक्षित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर के गृह युद्ध की स्थिति है उससे ये बचाती है। देश अखंडित रहे, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बना रहे, पीस एंड जो भी मेंटेन पीस बना रहे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी क्लियर रहे। इसीलिए अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मित्रों, अखंडता का मकसद क्या है? कि हम गृह युद्ध से बचें, जो मेरा मानना है। और तो हर विद्वान कहीं ना कहीं अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन संप्रभुता जहां आंतरिक और बाह्य दोनों
क्षेत्रों को कवर करती है, वहाँ अखंडता हमारे आंतरिक मसले पर ज़्यादातर सिमट के रह जाती है। और इसका मकसद होता है देश में आंतरिक रूप से कोई युद्ध, आंतरिक रूप से कोई वैमनस्यता या आंतरिक रूप से कोई विद्रोह की स्थिति ना आए, ताकि देश की संप्रभुता या देश की अखंडता, देश खंड खंड ना होने पाए। इसी बात को अखंडता मानती है। तो ये इतने शब्द रहे मित्रों प्रस्तावना के। अब प्रस्तावना के कुछ खास शब्द हैं। इसके बाद हमारी प्रस्तावना, हमारा भारतीय संविधान कुछ चीज़ें और बताता है। वो चीज़ें क्या हैं? वो कहता है इतना तो देंगे ही, लेकिन हमारा संविधान न्याय की बात करता है कि अखंडित बनाएंगे। उसके बाद जो वहाँ के नागरिक हैं उनको हम न्याय प्रोवाइड करेंगे। न्याय प्रोवाइड करने का मतलब न्याय की बात करता है। न्याय कितने तरीके के दे रहा है हमारा संविधान? प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरीके के न्याय की बात बताई गई। सामाजिक न्याय का मतलब ये है मित्रों कि राज्य में किसी सामाजिक न्याय का अर्थ सिर्फ इतना है मित्रों, जो हमारा संविधान चाहता है। हमारे संविधान की जो मंशा है, जो संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी संविधान बनाते समय, उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि हमारे देश में सामाजिक न्याय पूर्णतया बरकरार रहे। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि कोई भी ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, रंग भेद, नस्ल भेद आदि तरीके की कोई मत वैभिन्नता ना आए, हर व्यक्ति एक समान रहे। सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण, इसके लिए अनुच्छेद 17 SC/ST एक्ट, बहुत सारी चीज़ें लाई गई। राजा राम मोहन राय, बहुत से ऐसे लोग थे जिनका आप देखें तो धर्म सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए थे। उसके पीछे एक ही वजह थी, समाज में जो विभिन्नता थी, समाज में जो भेदभाव की स्थितियां थी, ऊंच नीच, रंग भेद, नस्ल भेद आदि की स्थितियां थी, उन कुरीतियों को दूर करने ही उद्देश्य था। इसीलिए हमारे यहाँ सामाजिक न्याय की बात बताई गई प्रस्तावना में। दूसरा न्याय क्या मिला? आर्थिक न्याय। प्रजातंत्र में हमारे देश के संविधान में आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय का मतलब है मित्रों, ध्यान रखिएगा, जो अभी हम समाजवादी शब्द की व्याख्या कर रहे थे वही बात, राज्य के संसाधनों पर। अब आप बताइए, एक व्यक्ति भूखा मरे और एक व्यक्ति ऑडी से चल रहा है, तो क्या उसको आर्थिक न्याय कहेंगे? आर्थिक न्याय का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मैक्सिमम जनता के हाथ में कटोरा आ जाए और कुछ और लोग, चंद लोग जो हैं BMW और RD से टहलें। आर्थिक न्याय का मतलब सिर्फ इतना है कि समाज का जो भी व्यक्ति हो, राज्य के जो भी नागरिक हों, राज्य के संसाधन पर, राज्य की योजनाओं पर सबका इस तरीके से समान नियंत्रण हो, सबका इस तरीके से समान अधिकार हो कि हर व्यक्ति का चूल्हा जल सके, हर व्यक्ति खा सके, हर व्यक्ति जो है अपना परिवार पाल पोस सके। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि एक वर्ग यहाँ हो और एक वर्ग सिर्फ भीख मांगने वाला हो। इसको सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय कतई नहीं कहते। लास्ट वाला जस्टिस जो प्रियम्बल देता है, राजनीतिक न्याय की बात करता है मित्रों। राजनीतिक न्याय का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, सामान्य रूप से जो मेरा मानना है, जो आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, राजनीतिक न्याय का मतलब मित्रों सिर्फ ये होता है कि किसी भी स्थिति में, राजनीति में, पॉलिटिकल मसले पर अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जो भी व्यक्ति चाहे चुनाव लड़े, राजनीति में खुद को पार्टिसिपेट करे। एक तो ये हुआ। दूसरा अगर देखा जाए तो आपके गांव का सबसे गरीब व्यक्ति और देश के प्रधानमंत्री, दोनों के वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
बराबर हो, यही राजनीतिक न्याय है। हर व्यक्ति चुनाव में स्वतंत्र रूप से भागीदार हो सके और हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू बराबर हो, इसी को राजनीतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। ये बहुत संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं ताकि एक एक चीज़ें आप समझ लें। विस्तृत में जब कभी आप सवाल पूछेंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन तरीके के न्याय की बात हुई, प्रस्तावना हमारी बनी। उसके बाद ये कहा गया कि प्रस्तावना कब बन के तैयार हुई, तो ये हुआ कि अब इस तरीके से कुल मिलाकर इतने तरीके की बात की गई। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात की गई, हर व्यक्ति को प्रतिष्ठित रखा जाएगा। आगे हम चल के बताएंगे, मेनका गांधी का मामला बताएंगे जहां राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी की बात की गई है, प्रतिष्ठित जीवन की बात की गई है, कुत्ते जैसे जीवन की बात नहीं की गई। इन सब चीज़ों को हम आपसे चर्चा करेंगे। आगे आइए, फिर एक चीज़ आता है, सवाल बनता है संविधान बन के कब तैयार हुआ, तो संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यही प्रस्तावना में लिखा गया है कि आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम संविधान के प्रति आत्मर्पित, अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। लागू कब होता है? 26 जनवरी है भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, भारतीय संविधान लागू हो जाता है। इतनी बातें प्रस्तावना पे आई। कुछ सवाल और आते हैं जो बहुत ब्रीफली हम आपको बताएंगे। एक सवाल बनता है जो आपसे पूछा जाता है, आपने देखा कि संविधान की प्रस्तावना पढ़ते समय कि संविधान निर्माताओं के मन में क्या क्या चीज़ें थी, आखिर संविधान हमारा कैसा हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर व्यक्ति के धर्म की रक्षा हो, हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए, हर व्यक्ति को देश को संप्रभु बनाया जाए। एक पवित्र संविधान, पवित्र ग्रंथ का निर्माण किया गया। उसकी इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, एक कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो अनुच्छेद 32 है। लेकिन सामान्य तरीके से देखा जाए तो संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को माना जाता है। ठीक है, इसी को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन इस वजह से कहा जाता है कि चूंकि एक एक चीज़ें, एक एक फिलॉसफी इसी प्रस्तावना में रखी गई है। मित्रों, तो आज के लेक्चर में हम आपको इतना बताएंगे। अभी इसमें कई चीज़ें बची हैं, जैसे सवाल पूछा जाता है, चलिए 2 मिनट में उसको भी क्लियर कर देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों के सवाल बचे रह जाएंगे। संविधान में सवाल प्रस्तावना से पूछा यह जाता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है या नहीं। इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। मित्रों, ये सवाल पूछा जाता है या नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इस चीज का आंसर 2 लाइन में देना है। एक तो आपको देना है 1960 में एक केस आता है बेरूबारी का मामला, बेरूबारी का मामला, और दूसरा आता है 1973 का केशवानंद भारती, बहुत प्रसिद्ध केस है केशवानंद भारती का मामला। 2 मामले आते हैं, दोनों मामले पर अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। पहले मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग
नहीं है। ध्यान रखिएगा मित्रों एक एक चीज का। इसमें कहा बेरोजगारी के मामले में कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती के मामले में कह दिया कि संविधान का अंग है, और ये भी लिखा अभिन्न अंग है। इसमें कुछ माइनर वेरिएशन है, कुछ खास चीज़ें हैं, उनकी व्याख्या हम आपसे दूसरे लेक्चर में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं इसको। इस पर अभी बहुत सारे सवाल इसमें बनेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, सब लोग आइए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, सवाल जितना हो सके उतना पूछिए। सवाल पूछने से बिल्कुल मत डरिए, चाहे जहाँ से सवाल लाइए। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।